कभी कभी इंसान जो होता है जब अपने चारों तरफ से परेशानी में घिर जाता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उसी के गलत फैसले की वजह से उसका घर का पूरा परिवार जो होता है तहस महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक प्रेमी युगल इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं बल्कि कई लोग जेल के सलाखों भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा, और उसी का एक थाना लगता है भर थाना, और उसी का एक गांव पड़ता है देवरा शाही। मैं बात कर रहा हूं 2 अप्रैल 2020 का दिन होता है, तो वही दोपहर का टाइम होता है। तो देवरा शाही के गांव के रहने वाले होते हैं एक काफ़ी जाने माने किसान होते हैं मेवा राम। मौके पर उन्हीं के खेत में कटाई हो रही थी, तभी वहां पर कुछ मजदूर लगे हुए पड़े होते हैं। तभी उसी बीच मेवा राम को प्यास लग जाती है, और जब प्यास लग जाती तो उसी मजदूर में एक महिला होती है सुदामा। उसी समय मेवा राम उससे बोलने लग जाते हैं कि एक बार जाकर ना प्रदीप कुमार साख कुएँ पर जो होता है वहीं जाकर तुम पानी भर लाओ। और सुदामा जैसी आप बात सुनते तुरंत ही अपने खेत के मालिक जो होते हैं मेवा राम की बात मान लेती है। मानने के बाद उसी कुएं पर जैसे पानी भरने के लिए जाती है तो सुदामा को लगने लगता है कि यहाँ पर काफ़ी गंद आ रहा है, इसीलिए उसकी जिज्ञासा जग बैठती क्यों ना कुएं में झांक कर देखा जाए। और सुदामा जैसे ही झांकती है तो उसी समय चिल्ला बैठती है, और चिल्लाने की आवाज़ जो होता है उसी समय खेत के मालिक मेवा राम सुनते हैं। तो मेवा राम सुनते तुरंत ही कुएँ की तरफ बढ़ जाते हैं। कुएं तरफ बढ़ने के बाद वहाँ भी कुएं में झांक के देखते हैं तो उसी कुएं में जो होता है एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मेवा राम जैसे देखते हैं, देखने के बाद तुरंत ही वहाँ उसी समय चीख भी पड़ते हैं। चीख पड़ने की खबर जो होता है धीरे धीरे वहाँ फैलना शुरू हो जाता है कि प्रदीप कुमार के साग के खेत में होता है एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और गाँव के लोग सुनते हैं तो गाँव के रहने वाले जो होते हैं प्रदीप कुमार साग के कानों में जैसी यह खबर पहुँचती है कि हमारे ही कुएं में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तुरंत वह काफ़ी जो होते हैं शाम से जाते हैं, वह सोचने लग जाते कहीं हमारे बेटे का डेड बॉडी तो नहीं है, क्योंकि उनका जो बेटा होता है 30 मार्च को शाम के टाइम जो होता है बिना बताए अपने घर से निकल गया था। लेकिन प्रदीप कुमार शाह जो होते हैं अपने बेटे अंकित की तलाशी करने के लिए जो होता है काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर उनके बेटे का पता नहीं चलता। ना चल पाने की वजह से अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन उनको भी उसी समय टरका दिया जाता है, वहाँ से चले आते हैं। लेकिन जैसे दूसरे दिन दोपहर के टाइम उनके कानों में यह खबर पहुँचती है, पहुँचने के बाद जो होता तुरंत ही अपनी पत्नी जो होता है दिलीप कुमारी और साथ में कुछ सदस्यों को लेते हैं। सदस्यों को लेने के बाद तुरंत ही अपने कुएँ के पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ को वहाँ हटाते हैं, हटाने के बाद वहाँ भी कुएं में झांकते हैं, और उनकी जो पत्नी होती है दिलीप कुमारी भी झांकती है। तो देखते हैं कि वहाँ जो बॉडी है वह पूरी तरह से फूली हुई है। उस बॉडी को पहचान कर पाना दूर से काफ़ी मुमकिन लग रहा था, इसीलिए तुरंत जो होते हैं गांव के चौकीदार होते हैं वहीं पर मौजूद होते हैं, यह मामला काफ़ी गंभीर समझते हैं। समझने के बाद तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने भर थाना में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं बलिराज साहिब। जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करने के बाद प्रदीप कुमार के उसी कुएं के पास पहुंचते हैं। देखते हैं वहाँ भी काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। भीड़ को हटाने के बाद भी बलिराज कुएं में झांकते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर सही में एक डेड बॉडी तैर रहा होता है। तभी बलिराज जो होते हैं उसी गाँव के रहने वाले होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं राजू और रामू, दोनों को उसी समय कुएं में उतार देते हैं। उतारने के बाद जैसे कुएं में दाखिल होते हैं तो राजू उसी समय चीख पड़ता है, कहने लग जाता है कि साहब इसमें 100 नहीं है, इसमें तो 200 है। पुलिस उसी समय काफ़ी सहम से जाती है, कहने लग जाती है कि दोनों बॉडी को कैसे न तैसे कर बाहर निकालो। गांव के लोग रस्सी डालते हैं, और रस्सी डालने के बाद दोनों बॉडी को बाहर निकालते हैं। देखा जाता है एक बॉडी जो होता है प्रदीप कुमार शाह का जो बेटा होता है अंकित का होता है। और जैसे प्रदीप कुमार शाह देखते हैं तो उसी समय दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी जो बॉडी होती है असल में वह युवती का होता है, जिसके पिता होते हैं राम प्रसाद जो होते हैं उसी गांव के रहने वाले होते हैं। उन्हीं की अपनी बेटी होती है वही सुलेखा, जिसकी उम्र होती है 19 साल के आसपास होता है, और उस युवक अंकित का उम्र होता है 22 साल के आसपास होता है। पुलिस जैसे ही दोनों बॉडी का मंजर देखती है, देखने के बाद काफ़ी दहल से जाती है। दहल से जाने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले सुलेखा के घर परिवार वालों को कांस्टेबल के सही जो होता है सूचना भिजवा देती है। पता चलता है सुलेखा के घर में जो होता है कोई पुरुष मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ उसके घर में जो होता है
कुछ महिलाएं ज़रूर मौजूद थीं। इसकी सूचना जैसे थाना प्रभारी पाते हैं, पाने के बाद जो होता है काफ़ी जो होता है दंग से रह जाते हैं कि आखिर जो होता है सुलेखा घर इस समय कोई पुरुष क्यों मौजूद नहीं है। और वहीं पर खड़े जो होते हैं प्रदीप कुमार साख अपने बेटे को देखकर काफ़ी बेहतर तरीके से और दहाड़े भी मारना शुरू कर देते हैं। दहाड़े मारने के बाद जो होता कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे बेटे का हत्या जो ना सुलेखा के घर परिवार वालों ने किया है। तभी पुलिस जो होते हैं इनके बारे में कुछ सच्चाई जुटाती है, लोगों से पूछताछ करती है। पता चलता है यह दोनों तो जो प्रेमी युगल हैं, दोनों साथ अपने ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोनों के प्रेम के जो चर्चे होते हैं काफ़ी लोगों के कानों तक पहुंच गए होते हैं। और इन्हीं चर्चों के मामले जो होता है जब सुलेखा के जो पिता होते हैं राम प्रसाद के कानों में पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद जो होता है इनके प्रेम प्रसंग के मामले में दखल अंदाज देना शुरू कर देते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि हो सकता है यह जो होता आनंद क्लिनिक का मामला है, और यह आनंद क्लिनिक के मामले में जो होता है राम प्रसाद का हाथ जरूर होगा। पुलिस जो होती है सबसे पहले यह जानना चाहती है कि आखिर में सुलेखा और अंकित की हत्या कैसे हो गई, या पानी में डूबने की वजह से या किसी ने इनकी हत्या की। इसीलिए पुलिस सबसे पहले इन दोनों को बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। लेकिन तभी दूसरे दिन जो होता है दोनों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। थाना प्रभारी जैसे ही दोनों का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पढ़ने के बाद काफ़ी चौंक से जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि दोनों की जो मौत हुई है वह पानी की डूबने की वजह से नहीं हुई है, दोनों की मौत गला दबाने की वजह से हुई। पुलिस समझ जाती है कि अब हो न हो इन्हीं दोनों के साथ जो होता है किसी ने जातिया दुश्मनी निकाली है। अब इसीलिए पुलिस जो होती है इस मामले को आनंद क्लिनिक का मामला समझ कर जो होता है इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। अब बड़े अधिकारी में एसपी होते हैं, डीएसपी भी होते हैं, सभी आ जाते हैं इस केस की छानबीन करने के लिए। सबसे पहले दोबारा अंकित के घर जाते हैं। अंकित की अपनी माँ वहीं पर बैठी हुई है, और बैठने के बाद वहीं काफ़ी ज़ोर से दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। लेकिन पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे बेटे का हत्या करने वाला कोई और नहीं है, सुलेखा के जो पिता होते हैं राम प्रसाद ने किया और उनके परिवार ने किया। क्योंकि हमारा जो बेटा है 30 मार्च को शाम के टाइम जो होता है फ़ोन पे बात करते हुए किसी से निकल गया था। फ़ोन पे बात करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं होगा, वह व्यक्ति सुलेखा के ही घर परिवार वाले होंगे। दिलीप कुमारी कहने लग जाती कि साहब असल में जब हमारा बेटा निकल रहा था ना तो उसी से अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के निकल गया था, और उसका मोबाइल यहीं पर घर पर पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत जो होती है अब अंकित का मोबाइल कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसका सबसे पहले CDR डिटेल निकालती है, और जब CDR डिटेल निकालती है तो CDR डिटेल में जो होता है जो लास्ट कॉल होता ना, वह लास्ट कॉल सुलेखा का एक चचेरा भाई होता है, सौरभ का होता है। तभी पुलिस समझ जाती कि हो ना हो सौरभ और साथ में जो होता है अंकित का कुछ ना कुछ भेदभाव जरूर होगा। इसीलिए पुलिस सबसे सुलेखा के घर पहुंच जाती है, और जब पहुंचती है पता लगता है सुलेखा के घर में जो होता है वहाँ तो कोई पुरुष मौजूद नहीं है। सुलेखा की बड़ी बहन होती है बरखा, और उसकी अपनी माँ होती है सीता उसी समय घर पर मौजूद होते हैं। लेकिन सीता जो होती है उसी समय दहाड़े मारकर वहीं चीख चिल्ला भी रही होती है। पुलिस पूछने लग जाती है कि जब आप लोगों को बता दिया गया था कि आपकी बेटी जो होती है प्रदीप के कुएं में बरामद हो गई है, उसकी बॉडी मिली है, तो आप लोगों ने वहाँ क्यों नहीं आए। वह कहने लग जाती है कि साहब जो होता ना उस समय हमें कुछ होश देश नहीं था, और हम जाएँ कहाँ, क्योंकि उस समय हमारे घर पर कोई पुरुष मौजूद नहीं था। थाना प्रभारी कहने लग जाते कि आखिर तुम्हारे जो पति हैं राम प्रसाद गए कहाँ, और तुम्हारा आखिर में सौरभ इस समय है कहाँ। तभी जो होती सीता कहने लग जाती है कि वह बदनामी के डर से और लोगों के डर से जो गांव छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस जो होती है इस केस की छानबीन करने के लिए तुरंत जो होती है अपने थाने लौट आती है। थाने लौट आने के बाद पुलिस कुछ लोगों से बैठकर इस केस के बारे में राय मशवरा लेती है, और पुलिस जब राय मशवरा लेती है, राय मशवरा लेने के बाद दोबारा जो होता है अंकित के घर जाती है। अंकित के घर जाने के बाद पुलिस जो होती है अब उसी समय अंकित की जो माँ होती है दिलीप कुमारी से दोबारा पूछताछ करती है, और उसके जो पिता होते हैं प्रदीप से दोबारा पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करने लग जाते हैं तो प्रदीप कहने लग जाते कि साहब हमारा जो बेटा है असल में उसकी एक चचेरी बहन है आरती, जो उन्हीं के पड़ोस की रहने वाली है। उन्हीं से जो था उन्हीं के मोबाइल पर हमारा बेटा कई बार बात किया करता था। पुलिस जो थी उसी मोबाइल के बारे में दोबारा जानना चाहती है, और जब जानना चाहती है उसी समय जो था दोबारा पुलिस अब आरती के घर पहुंच जाती है। पुलिस सोचने लगती कि हो सकता है कि आरती से हमें कुछ ना कुछ इन दोनों के बारे में सुराग मिल सके। पुलिस जब आरती से पूछे उसके घर जाती है तो आरती घर पे मौजूद होती है। पुलिस उससे पूछ बैठती है कि आखिर जो होता तुम्हारे चचेरे भाई अंकित से क्या रिश्ता है। तो उसी समय आरती कहने लग जाती कि वो हमारे चचेरा भाई है, हमारा तो भाई है लेकिन हमारा और ख़ास भाई भी है। पुलिस उसके चेहरे को लगती है उसको कुछ शंका होने लगता है। पुलिस तुरंत जो होती है उसी समय आरती और उसके अपने जो पिता होते हैं
राम निहोर। दोनों को कस्टडी में लेते, कस्टडी में लेने के बाद थाने लाती है। अब उन दोनों के ऊपर काफ़ी दबाव आते हैं, पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब करने लगती है तो दोनों जो होते हैं एक बात पे अड़ंगा लगा के बैठ जाते हैं कि साहब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन इसकी सूचना काफ़ी बड़े लोगों को पता चल जाता है। बड़े लोग आते हैं, अब बड़े अधिकारी पर दबाव मारते हैं। दबाव मारने के बाद जो होता है उनसे कहने लग जाते हैं तुम्हें इस तरह किसी को प्रताड़ित करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी बात को सुनकर थाना प्रभारी जो होते हैं आरती और उसके जो पिता होते हैं राम निहोर को छोड़ देते हैं। पुलिस तुरंत जो होती है अब इस केस को और डिटेल से जानना चाहती है कि आखिर जो होता है इनके घर में ऐसा चल क्या रहा था। इसीलिए पुलिस अब तुरंत जाती है। अब उसी समय सुलेखा के घर पहुंचती है और जब घर पहुंचती है तो उसकी अपनी बहन वहीं बैठी होती है बरखा। बरखा से पुलिस जो होती है कुछ पूछताछ करती है। बरखा कहने लग जाती कि साहब हाँ यह बात तो सही है कि सुलेखा और अंकित के बीच जो था प्रेम प्रसंग का मामला तो था, लेकिन इस मामले में जो था हमारे पिता काफ़ी जो होते हैं बेरुखा बयान से जो था उनके साथ पेश भी आते थे। तभी पुलिस जो होती है बरखा का जब चेहरा लगती है तो उसको कुछ शंका होने लगता है। इसी शंका के बीच पुलिस सबसे पहले बरखा का मोबाइल नंबर जब लेती है तो उसके मोबाइल नंबर में जो कोई ऐसा मोबाइल नंबर नहीं मिलता जिसके पुलिस को कोई मामला संदिग्ध लगे। इसीलिए पुलिस तुरंत जब जाती है वहीं पर खड़ी उसकी जो माँ होती है सीता से पूछने लग जाती है, कहने लग जाती क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। सीता वहीं पर तुरंत ही रो रो कर कहने लग जाती कि साहब हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी की हत्या करने वाला कोई और नहीं है, अंकित के खुद पिता है प्रदीप कुमार ने ही हमारी बेटी का हत्या किया है। पुलिस यह तुरंत ही जैसे सुनती हुआ काफ़ी समय से पड़ जाती है क्योंकि दोनों तरफ से बयान जो होते हैं एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे और पुलिस इस पर पुख्ता सबूत जुटाने के लिए सबसे पहले कुछ गांव के लोगों से पूछताछ करती है। और जब गांव लोगों से पूछताछ करती है तभी पुलिस को पूरी बात पता चल जाता है कि इसमें हो ना हो ज़्यादा से ज़्यादा जो मामला है यह खुद उसके घर परिवार वाले राम प्रसाद का है। इसीलिए पुलिस दोबारा जाती है। अब वहीं पर खड़ी बरखा से पूछने लग जाती है। तभी बरखा से पूछने लग जाती है पुलिस जैसी बरखा से थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करती है। बरखा अपने मुँह से कबूल देती है कि हाँ साहब घटना वाली रात यानी कि 30 मार्च को लगभग 7 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच हमारे जो पिता होते हैं राम प्रसाद और हमारे बगल के हमारे अपने चाचा होते हैं राजीव प्रसाद, बेटा होता है सनी को भेज देते हैं। भेजने के बाद जो होता है सुलेखा को अपने साथ खेत में ले जाते हैं, लेकिन दोबारा सुलेखा घर लौट के नहीं आती। तभी पुलिस को पूरा सबूत मिल जाता है कि हो सकता है राम प्रसाद उसका जो अपना छोटा भाई है राजीव, दोनों ने मिलकर जो होता है सुलेखा के और साथ में अंकित के साथ इसी घटना को अंजाम दिया है। इसीलिए पुलिस अब बिना देर किए सबसे पहले राम प्रसाद और राजीव प्रसाद, उसका अपना जो बेटा होता है सन्नी और सौरभ, चारों को पुलिस उसी समय तलाशी करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब तलाशी करेंगे, जब गिरफ्तार होंगे तभी पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ पाएगी। इसीलिए पुलिस जो होती है काफ़ी मुखबिर लगाती है इन चारों की तलाशी करने के लिए। तलाशी करते करते लगभग 3 दिन का वक्त निकल जाता है। तभी 7 अप्रैल 2020 का दिन होता है। उसी बीर मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि इसी समय जो होता है राम प्रसाद और राजीव प्रसाद और उनका बेटा गौरव और सन्नी दोनों जो होते इसी समय उन्नाव और साथ में इटावा के जो हाईवे है ना उसी के पास एक दुकान के पास चारों खड़े हुए हैं। पुलिस जैसे आप पता पाती है मुखबिर को ले जाती है। ले जाने के उनका घेराव करती है, वहीं चारों को धर दबोचती है और थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस होता है राजीव प्रसाद और साथ में राम प्रसाद से दोनों पुलिस उसी समय अपनी जैसे ही कड़ाई दिखाना शुरू कर देती। कड़ाई दिखाने के बाद पुलिस के सामने जो होता है अब उसी समय दोनों टूट भी जाते हैं। लेकिन जब टूट जाते हैं तो पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा और उसी का एक थाना लगता है भर थाना। उसी का एक गांव पड़ता है देवरा शाही। वहीं के रहने वाले होते हैं राम प्रसाद, उनकी पत्नी होती है सीता, जिनके टोटल 6 बच्चे भी होते हैं। 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं, जिसमें सन्नी सबसे बड़ा बेटा होता है और जो तीसरे नंबर की जो बेटी होती है वह सुलेखा और चौथे नंबर की जो बेटी होती है वह होती है बरखा। परिवार का जो खर्चा बर्चा होता है राम प्रसाद अपनी खेती के बलबूते पर चलाते थे, क्योंकि उनके पास लगभग 10 बीघा से ज़्यादा खेती भी होता था। लेकिन उन्हीं के पास के रहने वाले होते हैं राम प्रसाद का अपना छोटा भाई होता है राजीव प्रसाद। राजीव प्रसाद की अपनी पत्नी भी होती है। उनके टोटल एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सौरभ। सौरभ जो होता है अपने घर में एक मौके पर किराने की दुकान खोल रखता है। राजीव जो होते हैं एक दबंग किस्म के आदमी भी थे। अगर उनको कोई भी काम कराना होता जल्दबाजी में किसी का सहारा लेकर ज़रूर करवा लेते थे। और राजीव प्रसाद का जो घर का पारिवारिक खर्चा दुकान के बलबूते पर ज़्यादा से ज़्यादा चल पाता था। लेकिन राजीव प्रसाद के पड़ोस के रहने वाले होते हैं प्रदीप कुमार साख, उनकी पत्नी होती है दिलीप कुमारी। उनके टोटल 2 बेटे होते हैं, जो बड़ा बेटा होता है अंकित और जो छोटा बेटा होता है अमन।
प्रदीप जो होते हैं अपने पारिवारिक खर्चा बनाने के लिए जो होता है अपने पास के इलाके में जाकर एक अच्छे से जो होता है गल्ला व्यापारी का काम भी करते थे। और उसी गल्ला व्यापारी में काम में हाथ बटाने के लिए जो उनका बड़ा बेटा अंकित भी हाथ पड़ा था। अंकित उस समय जो होता अपने कॉलेज में जाकर जो होता BA की पढ़ाई भी कर रहा होता है, और जब कर रहा होता है काफ़ी मेहनत से भी करता है। तभी उसी बीच उसकी मुलाकात जो होता है अपने पास की रहने वाली सुलेखा से होता है। सुलेखा जो होती है उसी कॉलेज में मौके पर 11वीं में दाखिला भी ले रखती है। दाखिला लेने के बाद जो होता है सुलेखा ज़्यादातर अंकित से करीबी बना लेती है, क्योंकि दोनों घर के पास रहने के बाद एक दूसरे के आना जाना भी लगा देते हैं। आने जाने के बाद एक दूसरे का सहायता भी करते हैं। लेकिन जब भी स्कूल जाते दोनों साथ निकलते, और साथ निकलने के बाद दोनों में रास्ते में मुलाकातें भी बढ़ जाती। लेकिन मन जो होता है अंकित के मन में सुलेखा इस तरह बढ़ जाती है, लेकिन मन ही मन अंकित जो होता सुलेखा का इस तरह चाहने लग जाता कि खूबसूरती का एक तरफ दीवाना भी हो बैठता है। उसको चाहने के लिए काफ़ी जो होता है तरह के हथकंडे भी अपनाता है, लेकिन उसके हर हथकंडे फेल होते चले जाते हैं। तभी अंकित का एक चचेरी बहन होती है आरती, जो सुलेखा के काफ़ी ज़्यादा करीब भी रहती थी। इसी वजह से आरती से जो होता है अपनी मन की बात जाकर अंकित रख देता था। आरती यही बात जाकर सुलेखा के सामने रखती। सुलेखा मन जो होता है अब अंकित को भी चाहने लग जाती है। तभी एक दिन शाम का जब टाइम हो जाता है तो उसी भी सुलेखा अपने कॉलेज से लौट रही होती है। अंकित जल्दी से कॉलेज से छुट्टी लेकर रास्ते में खड़ा हो जाता है, और जैसे सुलेखा को देखने के बाद उसकी हाथ पकड़कर उसको एक जंगल की तरफ ले जाता है। अपने प्यार का इजहार जो होता है उसी जंगल में सुलेखा से कर देता। सुलेखा जैसे सुनती उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, कहने लग जाती है कि हमारे मन भी तुम्हारे लिए प्यार पहले से उमड़ पड़ा था, बस हमें यह बेकरारी से इंतज़ार था कि तुम प्यार के इजहार कब करोगे। और जैसे इस बात की जिक्र अंकित जो होता है सुलेखा से सुनता है, सुनने के बाद वह खुशियों से भी उछल पड़ने के बाद दोनों के बीच उसी दिन से प्रेम प्रसंग और मुलाकातें चलना शुरू हो जाते हैं। दोनों को जब भी मौका मिलता, कभी गांव से बाहर, कभी जो होते हैं मार्केट अपने शॉपिंग करने के लिए दोनों साथ निकल जाते हैं। साथ निकलने के बाद दोनों के प्रेम भावना इस तरह उमंग होने लगते हैं कि दोनों के जो होते हैं एक दूसरे की चाहत और बढ़ जाती है। और इसी चाहत को बरकरार रखने के लिए अंकित जो होता है अच्छे समय का इंतज़ार करता है। तभी एक दिन अंकित जो होता है देखता कि उसी समय सुलेखा के घर में ना उसके माता पिता ना उसके कोई भाई है। तभी अंकित सुलेखा के घर में घुसता है तो सुलेखा वहीं घर में बैठी होती है। तुरंत जैसे बैठी होती है सुलेखा से तुरंत ही अपने प्यार के इजहार को आगे बढ़ाने के लिए उससे एक बात करने लग जाता है कि सुलेखा, हम तुमसे शादी के पहले वाली रिश्ता रखना चाहते हैं। सुलेखा जैसे सुनती उसी समय अंकित की बात की हामी भर लेती है। भरने के बाद दोनों उसी कमरे में जाकर अब संबंध बना देते हैं। संबंध बनाने के बाद सिलसिला जो होता है सुलेखा और अंकित के बीच आए दिन चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। तभी इसकी जो चर्चा होती है कॉलेज में जाके पहुंच जाती है। कॉलेज पहुंचने की चर्चा गांव में गूंज जाती है। गांव में पहुंचने की चर्चा जो होता है जाकर सुलेखा के जो पिता होते हैं राम प्रसाद के कानों में जब पहुंचा तो काफ़ी भन्ना आ जाते हैं। भन्नाने के बाद अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं। अब जैसे सुलेखा को पास बुलाते हैं कहने लग जाते कि बेटी, हमने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ जिल्लतें सहे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत किया और तुमने यहाँ कैसे गलत कदम उठा लिया कि अपने ही चचेरे भाई के साथ तुमने ऐसा रिश्ता रख लिया। और जैसे सुलेखा यह बात सुनती है अपने पिता से कहने लग जाती है कि पिताजी, हमारे और जो होता है अंकित के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा उससे सोचता सिर्फ पढ़ाई की बातें ही चलती हैं। लेकिन जैसे ही आप बात सुनते हैं, सुनने के बाद राम प्रसाद जो होते हैं अपनी बेटी सुलेखा की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कहते हैं कि दुनिया वाले कुछ भी कहेंगे तो अपनी बेटी की बातों पर हम सिर्फ विश्वास करेंगे। उसी दिन सुलेखा जो होती है अपने पिता की मन की बात को जीत लेती है। जीतने के बाद जो होता है बेधड़क अब घर से होता सुलेखा छुपा कर अंकित से मिलकर कभी बागों में मिलती, कभी जो होता है मार्केटों में मिलती। अब इस तरह इनका रिश्ता जो होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता, और जब चलने लग जाता तभी घटना से मात्र 1 महीने पहले जो होता है वही दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में जो होता है सुलेखा और अंकित दोनों एक ही कमरे में मौके पर तृप्त होते हैं। उसी भी सुलेखा की जो माँ होती है सीता और उसकी जो बहन होती है बरखा, दोनों पास में मौके पर गए हुए थे। और जैसे वहाँ से निकलने के बाद वहाँ उसी समय सीता पहुँचती है। देखती उसकी जो बेटी है सुलेखा और साथ में अंकित दोनों एक ही अवस्था में होते हैं। देखते ही सीता भन्ना जाती है। भन्नाने के बाद अंकित को वहीं जोरदार थप्पड़ जड़ देती, कहने लग जाती है कि तुम एक भाई होकर अपनी बहन के साथ क्या कैसी हरकत कर रहे हो। और जैसे आप बात होता अंकित सुनने के बाद अपना सर झुकाकर वहीं से फरार हो जाता है। वहीं पर उसकी बेटी जो होती है सुलेखा बच जाती है। बचने के बाद सबसे पहले सीता अपनी बेटी सुलेखा को वहीं जोर से पिटाई कर देती। करने के बाद जो होता है सुलेखा से कहने लग जाती है कि तुम आज के बाद ना उससे मिलना जुलना छोड़ दो। लेकिन सीता के मन में यह बात नहीं जमती। ना जमने की वजह से इसकी सूचना जाकर राम प्रसाद और अपने बेटे सन्नी को देती। और जब देती तो उसी समय राम प्रसाद सुनकर काफ़ी दंग सा रह जाते हैं कि हमें जिसका उम्मीद नहीं था वह हमारी बेटी ने वह कारनामा कर ही दिया।
इसीलिए अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसको डांट डपाट लगाते, उसकी पिटाई भी कर देते हैं। कहने लग जाते हैं आज के बाद तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बंद है, इसी घर में तुम रहोगी, चाहे जो हो जाए, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। सुलेखा अपने पिता की बात तो मान लेती है, अपने घर में रहने लगती है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी उस समय काफ़ी बेरुखी सी लगने लगती है बिना अंकित के। तभी वह जो था अंकित काफ़ी अपनी ज़िंदगी को उदास समझने लगता है। तभी अंकित जो था उसके दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों ना अपनी चचेरी बहन आरती से संपर्क करे, क्योंकि आरती जो थी सुलेखा की काफ़ी गहरी दोस्त हैं। इसी बीच जब आरती से संपर्क करता है तो आरती जो थी इस समय अंकित की बात मान लेती है कि तुम्हारी। अंकित जो था मौका भी पा जाता है, आरती के मोबाइल पर कॉल कर देता है, और जब कॉल करता है आरती वो मोबाइल लेकर चोरी छुपे जाकर सुलेखा को पकड़ा देती है। सुलेखा उसी मोबाइल से जो होता है चोरी छुपे बात भी कर लेती है। बात करने में मौका मिलता तो दोनों बाहर जाकर रिश्ता कायम कर लेते हैं। रिश्ता कायम करने का सिलसिला जो होता है बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है तो एक दिन सुलेखा जो होती है अंकित से कहने लग जाती है कि यह रिश्ता कब तक चलेगा, इस रिश्ते को हम कब तक जो होता है इस दुनिया की जिल्लत से जिएंगे। तभी अंकित कहने लग जाता है कि हमारे पास एक रास्ता है, चलो हम घर छोड़कर भाग चले, क्योंकि हमारे रिश्ते को कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे सुलेखा यह बात सुनती है, सुनने के बाद काफ़ी भन्ना आ जाती, कहने लग जाती है कि अगर इस तरह के बारे में, भगाई के बारे में लोग सुनेंगे तो हमारे पिता की सबसे पहले बदनामी होगी, हमारी माँ की बदनामी होगी, क्योंकि हमारी माँ और जो हमारे पिता हमें काफ़ी चाहते हैं। लेकिन अंकित उसको काफ़ी ज़्यादा उकसा लेता है। उकसाने के बाद से कहने लग जाता है ना कि तुम थोड़ा और टाइम ले लो, और जब टाइम मिल जाएगा तो हमें बता देना। लेकिन जो होती है सुलेखा कह देती है ठीक है, हम टाइम मिलने के बाद तुम्हारे साथ भाग ज़रूर चलेंगे। लेकिन अच्छे समय का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी मार्च साल 2020 का महीना होता है, लास्ट वीक होता है। तो उसी बीच भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से इनका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है। और जब धरा रह जाता है इसकी जानकारी कैसे न तैसे जाकर जो होता है सुलेखा के जो चाचा होते हैं राजीव प्रसाद के कान में पहुंच जाता है। तभी वह काफ़ी भन्ना आ जाते हैं, सोच जाते हैं कि हमारी जो भतीजी है ना हमारे पड़ोस के अंकित के साथ या कैसा रिश्ता रख ली, और इस रिश्ते में जो होता है हमारे परिवार की काफ़ी बदनामी होगी। इसीलिए तुरंत जो होते हैं वह जाते हैं, अंकित के पिता जो होते प्रदीप को समझाते हैं। समझाने के बाद जब नहीं मानते तो उनकी पिटाई भी कर देते, कहने लग जाते हैं कि आज के बाद अगर हमारी बेटी के रास्ते में तुम्हारा बेटा अंकित आया ना तो उसके लिए जो होता अच्छा नहीं होगा। वहाँ समझा के चले आते हैं, और जब चले आते हैं तब भी उनके मन में जो होता या तसल्ली नहीं होता कि अंकित सुधरेगा। इसी बीच इसकी सूचना जाकर अब राजू उसी समय राम प्रसाद को देते हैं। कहने लग जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इनका तोड़ निकालना पड़ेगा, और निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो हमारे परिवार का काफ़ी बदनामी होगा। तुम्हारी जो बेटी है ना सुलेखा, और साथ में जो था प्रदीप का जो बेटा है अंकित, दोनों भागने की फिराक में लगे हुए हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा तो भाग जरूर जाएंगे। और राम प्रसाद जैसे आप बात सुनते हैं तो कहने लग जाते हैं कि राजू कोई ना कोई रास्ता निकालो, नहीं तो हमारे परिवार के लिए पूरी तरह से बदनामी का कारण भी बन जाएगा। राजू उसी समय एक सोची समझी साजिश के तहत जो होता है राम प्रसाद के सामने एक चाल भरी बात रख देते हैं। कहने लग जाते क्यों ना तो अपनी बेटी और साथ में अंकित को हमारे रास्ते से अगर हटा दोगे ना तो हमारा पूरा ज़िंदगी बन भी जाएगा। और जैसे ही राम प्रसाद सुनते हैं तो राजीव की बात मान लेते हैं। मानने के बाद राजीव जो होता है अब जाकर अपने बेटे को सारी बात बता देता है। इधर राम प्रसाद जाते अपने बेटे सन्नी को बता देते हैं। अब चारों मिलकर इसी प्लान को कामयाब करने के लिए अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। तभी 30 मार्च 2020 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच सौरभ जो होता है अपने दुकान पे बैठा होता है। सौरभ उसी समय मोबाइल निकालने के बाद जो होता है अंकित मोबाइल पर कॉल कर देता, कहने लग जाता है ना कि आज तुम्हारी जो होती है होने वाली जो तुम्हारी पत्नी है उसके बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करना है। आज बात सुनने के बाद अपने घर से अपना मोबाइल छोड़कर उसी समय निकल जाता है। निकलने के बाद सौरभ की दुकान पे पहुंचता, सौरभ से कुछ बातें करता। सौरभ जो होता है अंकित को बहला फुसला कर अंकित के खेत में ले जाता है, उससे कुछ बातें करता है। और जैसे बातें करता कुछ मिनट बाद जो होता है उसी समय सौरभ के जो पिता होते हैं राजीव प्रसाद और राम प्रसाद, उनका बेटा होता है सन्नी, वहीं पहुंच जाते हैं। और जैसे ही अब अंकित देखता है तीनों को उसी समय समझ जाता कि हमारे साथ कुछ करने वाले हैं। उसी समय भागने लगता, लेकिन चारों दौड़कर अंकित को पकड़ लेते। पकड़ने को उसका गला दबाकर वहीं पर हत्या कर देते। हत्या करने के बाद सन्नी जो होता है अपने घर जाता है, अपनी बहन को देखता कि वह जो होता है सुलेखा बरखा से मिलकर कुछ बातें कर रहा है। तभी सन्नी सुलेखा से कह देता है कि चलो पिताजी तुम्हें खेत में बुला रहे हैं। और वहीं पर जो होता है पर अंकित मौजूद होता है, तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ बातें करेंगे। और जैसे ही सुलेखा यह बात सुनती है, सुनने के बाद अंकित के साथ तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वह उसी गेहूं के खेत की तरफ निकल पड़ती है। और जब निकल पड़ती है तो वहीं पर खड़े उसके जो पिता होते हैं राम प्रसाद, तो सुलेखा पहुंच बैठती है कहाँ है अंकित। तो राम प्रसाद कहने लग जाते कि वह जाकर वहीं गहरी नींद में सो रहा है। सुलेखा जाती है जगाने के लिए, जगाने लग जाती है। देखते उसका चेहरा दंग सा रह जाता, कहने लग जाती है कि हमारे प्रेमी को तुम लोगों ने हत्या कर दी। और जब राजीव जो होता है
सुलेखा से आवाज़ सुनता है। सुनने के बाद एकाएक दौड़ पड़ता है। दौड़ पड़ने के बाद सन्नी और सौरभ, राम प्रसाद तीनों जो होते हैं, अब जाकर सुलेखा को चारों पकड़ लेते। पकड़ने के बाद वहीं पर उसका गला दबाकर हत्या कर देते। हत्या करने के बाद अंकित और साथ में सुलेखा को बॉडी को ले जाकर प्रदीप के कुएं में डंप कर देते हैं। इसके बाद राजीव और राम प्रसाद और सन्नी और साथ में सौरभ अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन इधर जो होता है, जब काफ़ी शाम का टाइम हो जाता है, तब अंकित के जो पिता होते हैं प्रदीप, जब अंकित को ना पाते हैं, ना पाने की वजह से काफ़ी जगह तलाशी करते हैं। काफ़ी वक्त लग जाता है, तभी नज़दीकी थाने में जाते हैं, लेकिन उनको जो होता है टरका कर वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन जब 4 दिन बीत जाता है, 4 दिन बीतने के बाद जो होता है, कुछ मजदूर जो होते हैं खेत में कटाई कर रहे होते हैं, तो उसी बीच जो महिला होती है कुएं में झांक कर देखती है, तो सबके सामने जो होता है पूरी सच्चाई से आ जाती है। और यही सच्चाई आने के बाद पुलिस की टीम जो होती है बिना देर किए सबसे पहले जाती है, सौरभ और सन्नी को साथ में लेती। साथ में लेने के बाद राम प्रसाद और राजीव प्रसाद, इन चारों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें, आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।